अमरीकी नायब सदर, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और वजीर खारजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। नायब सदर JD वेंस अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। JD वेंस ने वाज़ेह किया, जंग बंदी मुआहदे में लबनान शामिल नहीं। ट्रंप लबनान से मुतालिक नेतन्याहू से बातचीत जारी रखेंगे। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम हवाले करने का इशारा दिया है। खामोश सफारतकारी सब पे भारी। आज अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत इज्जत दी है, पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पाकिस्तान का वकार दुनिया में बुलंद हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काविशें लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी का शर्फ हासिल हो रहा है। वज़ीर आज़म ने काबीना को अमरीका और ईरान कशीदगी कम करने की सफारती कोशिशों पर एतमाद पे लिया। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में आमद पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी का दुनिया भर में बोलबाला। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ को एक्स पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान की आमादगी मुस्लिम यकजहती और आलमी जिम्मेदारी की आला रिवायात की अक्कास है। काज़ाकिस्तान के सदर ने कहा तवक्को है जंगबंदी मुआहदा तवीलुल मुद्दत होगा। न्यूजीलैंड के वज़ीर खारजा ने कहा पाकिस्तान तुर्की और मिस्र के शुक्रगुजार है। इराक ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 146 रन का हदफ 6 विकेटों पर मैच के आखिरी बॉल पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम 43 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच के आखिरी लम्हात में इफ्तिखार अहमद ने 10 बॉल्स पर 15 रन बनाकर टीम को मैच जितवाया। बाबर आजम और मार्नस लबुशैन ने मैच का आगाज आलमी अमन के पैगाम के साथ किया। मैच से कब सफ़ेद कबूतर छोड़कर अमन का पैगाम दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। सबसे पहले तस्करा करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का। पाकिस्तान PSL का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। लाहौर के पहले मरहले के 14 मैचेस होने के बाद अब लीग के मैचेस का दूसरा लेग जो कि कराची में शुरू हो चुका है। पहले ही मैच में सनसनीखेज कल मुकाबला हमें देखने में मिला और सॉर्ट ऑफ नेल बाइटर था। कल हैदराबाद जीतते जीतते मैच हारी और पेशावर हारते हारते मैच जीत गई। एनीवेज बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला रहा कल का। आज फिर पेशावर का मैच होने जा रहा है। अब देखना है कि पेशावर कराची को हरा पाती है या नहीं, और दूसरी जानिब लाहौर जो है वो कितना तगड़ा साबित होता है इस्लामाबाद के लिए और नहीं। कल के मैच की अगर बात करें तो देखने वालों को तो ये लगेगा कि बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ, लेकिन इजी पीजी मैच को मुश्किल किया खुद पेशावर ज़ल्मी ने और एक जीते हुए मैच को खुद हार गए जनाब हैदराबाद किंग्स। देखिए हार और जीत तो होती रहती है, लेकिन खेल की अहम बात यह है कि अमन का पैगाम दिया जाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पैगाम दिया जाए। तो कल सबसे अच्छी बात हमने ये देखी कि अमेरिका ईरान कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान का जो सिफारती किरदार और जंगबंदी के बाद एक अच्छा तासुर सामने आया। उस वक्त जब बाबर आजम और मानस लबुशैन ने मैच से कबल, टॉस से कबल एक सफ़ेद कबूतर आसमान पे छोड़ा और अमन का पैगाम दिया। तो हमारा पैगाम मोहब्बत और अमन जहाँ तक पहुँचे, क्रिकेट पे आगे चल के मज़ीद भी बात करेंगे। आलमी सियासत की जानिब अब रुख कर लेते हैं, जहाँ पाकिस्तान का किरदार अब अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। और इस वक्त आप जितने भी दुनिया भर के अखबारात हैं उनको उठा के देख लें, हेडलाइंस जो हैं इस वक्त उसमें पाकिस्तान है, क्योंकि जंगबंदी में पाकिस्तानी किरदार की पूरी दुनिया मुतरफ हो गई है। एब्सोल्युटली। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी के बाद अब नजरें इस्लामाबाद पर जम गई हैं। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के वफूद को जुम्मे को मुज़ाकरात की दावत दी है और सोर्सेज के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर भी इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इस वक्त इस्लामाबाद हाई अलर्ट है। बाकर काबुलाफ आज रात पहुँचने जा रहे हैं।
तो इस वक्त इससे पहले जो हम फैसल ये देख रहे थे कि जहाँ भी मुज़ाकरात हो रहे थे, मीडिएशन की कोशिशें की जा रही थी, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट लीडरशिप उसमें मौजूद नहीं थी, तो ये चांसेस कि इस पर किसी डील पर बात हो सकती है, सीज़ फायर से आगे मरहले में भी जाया जा सकता है, इसके जो चांसेस थे वो बहुत कम थे, जो कि अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जी हाँ, और आलमी सतह पर खदशा था कि ये तनाज़ा वसी तर खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। ऐसे में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और चीन जैसे ममालिक की मुश्तरका कोशिशों ने वक्ती सही मगर जंग को रोकने में अहम किरदार किया। तहम असल इम्तिहान अब शुरू होगा, क्योंकि ये जंगबंदी आर्जी है और हतमी मुआहदा ही खित्ते में देरपा अमन की ज़मानत बन सकता है। और क्या ही ज़बरदस्त बात है कि ये हतमी मुआहदा जुमे को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। जो मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद अकॉर्ड्स के नाम से, इस हवाले से ये फैसला कुन मरहला साबित हो सकता है। बल उससे पहले बहुत सारी दीगर चीज़ें भी हैं, और वो ये कि कल जो है वो JD वैंस ने ये कह दिया कि लबनान का मामला इसमें शामिल नहीं है। ऑल्दो कि ट्रंप ने नेतन्याहू से लबनान के मामले पर बातचीत रखी हुई है, लेकिन ईरान ने ये शर्त जाहिर की हुई है कि वहाँ भी मामला जो है वो रोका जाए। तो अब पूरी दुनिया की नज़रें हैं, हमने आर्जी तौर पर जंग रुकवा दी है। लेट्स से कि अब आगे सिचुएशन जो है वो क्या बनती है। बिल्कुल, और ये वो वक्त है जो दिहाइयों तक पाकिस्तान की इन कोशिशों को याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएशन की है, बल्कि कल रात जो एक अहम डेवलपमेंट हुई, हमने ये देखा कि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान से स्पीकर ऑफ लेबनान की जानिब से रिक्वेस्ट की गई है कि आप मीडिएशन करवा सकें, इसराइल हमारे ऊपर हमले ना करे, इस पर बातचीत हो सके। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ सीनियर रैंक पर्सन अफसा कोमल में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो सारी सूरत हाल हो रही है, ये सारी सूरत हाल बनती चली जा रही है, इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है आने वाले वक्तों में। सीज़ फायर से आगे भी क्या पाकिस्तान मीडिएशन को जारी रखता रहेगा? क्या ये इतना ट्रस्टेड होगा कि इसराइल इसको किसी भी तरह से ख़राब ना कर पाए? जब हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के अहम लीडरशिप यहाँ पाकिस्तान का रुख करे, ईरानियन अहम लीडरशिप पाकिस्तान का रुख कर रही है, तो इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा अब लगाया जा सकता है। जी हाँ, और कल इसराइल ने तो ये भी कह दिया कि भाई हमें पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, काबिल एतमाद पार्टनर नहीं है। लुक हु सेइंग वाली बात है असल में। ये कौन कह रहा है कि काबिल एतमाद नहीं? क्योंकि जब भी आपको याद होगा सादिया कि पिछले साल जब गज़ा के मामले पे भी मुज़ाकरात बैठ रहे थे, तो इट वॉज इसराइल हु बॉम्ब्ड, और अभी भी कोशिश ये की जा रही है। और सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रात जो है थोड़ी सी ये हिंट ज़रूर दी है कि जो ईरान के साथ मुज़ाकरात हैं उनको कोई नॉन स्टेट एक्टर जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वल्लाह आलम वो किसकी बात कर रहे थे। इस सारे मामले में हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें याद रखना चाहिए उन मज़लूमों को कि जिनकी इस वक्त हाय निकल रही है हमारे पड़ोस से। और एक चीज़ हम क्लियर कर दें, देखें भाई दोस्तों, वो जो वीडियो सामने आई है कि जिसमें एक भारतीय एंकर उठ के और वो टेबल तोड़ रहा है, फेंकाफाकी कर रहा है, वो असल नहीं है, लेकिन असल की तर्जुमान ज़रूर है, वो असल की अक्कास ज़रूर है, जिसमें भारत से इस वक्त आप यू जस्ट नेम इट, आई जस्ट हर्ड शशि थरूर सेइंग कि जनाब पाकिस्तान जो है वो फ्रंट रो में आके अपने आप को बदल रहा है, चेंज कर रहा है, और हमें इस पर हाई अलर्ट होना चाहिए। वाई? क्यों? आप तो यही कहते थे कि हमें तो एक तरक्की करता पाकिस्तान देखना है, तो अब कर रहे हैं ना, तो फिर देखें तरक्की करते पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। अफसा कोमल हमें ज्वाइन कर चुकी है, सीनियर एंकर पर्सन फॉर बोल न्यूज़। अफसा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो सालसी का किरदार अदा किया है, आपके नज़दीक ये कितना अहमियत का हामिल है? पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के इस किरदार की मोतरफ़ है, और बार बार नॉट जस्ट USA, नॉट जस्ट ईरान, हम देख रहे हैं पूरा गल्फ, पूरा चाइना, रशिया, अक्रॉस द वर्ल्ड हर कोई ये बात कर रहा है। सो ये जो सफारतकारी का एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आपका पाकिस्तान का नज़र आता है, न्यूट्रल मीडिएशन की बात की जा रही है इस वक्त, किस तरह से देखते हैं इस पूरे सफारतकारी के रोल में पाकिस्तान को? जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये मौका भी था और उस वक्त को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल भी किया गया, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को वाकई एक काबिल एतमाद मीडिएटर के तौर पर देखा गया तमाम फ़रीक़ैन की तरफ से। पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप के बड़े क्लोज टाइज़ हैं अमरीकी हुकूमत के साथ, सदर ट्रंप के साथ डायरेक्टली और उनकी टीम के साथ। दूसरी तरफ पाकिस्तान के टाइज़ ईरान के साथ भी हैं, क्योंकि इससे पहले भी ईरान और अमरीका के दरमियान जब जंग हुई थी तो पाकिस्तान बहुत क्लोजली राब्ते में रहा था ईरान के। और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट ईरान को है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मुज़ाकरात जारी
थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, और उसी दौरान ये जंग मुसल्लत कर दी गई ईरान पे। सो इस दौरान ईरान किसी पर भी एतमाद करने को तैयार नहीं था, और देखा गया पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि वो गल्फ़ ममालिक के साथ भी राब्ते में रहे, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट है, उस हवाले से पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस मशरक़ वस्ता में, और फिर अमेरिका के साथ जिस किस्म के रवाबित रहे, और मुसलसल जब से ये जंग शुरू हुई है पाकिस्तान राब्तों में रहा, ख़ास तौर पे वाशिंगटन के साथ, और इस कोशिश में रहा कि किसी तरह ये जंग कहीं ईरान और गल्फ़ ममालिक के दरमियान एक जंग में तब्दील ना हो जाए, जो कि इसराइल की एक ख्वाहिश हमें नज़र आई है पिछले कई सालों से। मेरे ख़्याल से थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल करवाना अमेरिका वाशिंगटन के हलकों में, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार रहा, और बहुत टाइमली पाकिस्तान ने अपना ये जो किरदार है उसको अदा किया। इसमें एक बड़ी सिंसियर एफ़र्ट ये भी नज़र आती है कि पाकिस्तान ने बहुत इफ़ेक्ट होना था जितना ही ये जंग Yes. जारी Of रहती और जितनी आगे बढ़ती। तो आज हमें नज़र आ रहा है कि वो यूरोपीय ममालिक जो इसमें बराह रास्त शामिल होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे थे। सदर ट्रंप की तरफ से बड़े शिकवे किए गए यूरोपीय ममालिक से, नेटो के इत्तेहादियों से, लेकिन उन्होंने उनकी हिमायत नहीं की। फिर रूस है, वो जो है वैसे तो बिहाइंड द क्लोज डोर्स तो ईरान को सपोर्ट करता रहा, अपनी एक पोजीशन लेता रहा, लेकिन ये रशिया के भी इस वक्त जो है वो अब सदर ट्रंप से अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो समझते हैं यूक्रेन जंग के ख़ात्मे के लिए वो सदर ट्रंप को डील करवाएंगे, और ऐसी डील करवाएंगे जो मॉस्को की हिमायत में होगी, उनके फ़ायदे में जाएगी। सो इसके लिए उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की, लेकिन चीन ने इस मामले के ऊपर भी एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। सो बेसिकली जो एक चैलेंज था वो ईरानियों का एतमाद हासिल करने का था, और पाकिस्तान ने उसमें लिया। सिक्योरिटी हवालों से भी मिलिट्री टू मिलिट्री कनेक्शंस भी रहे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, और इसके अलावा भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ईरानी क़यादत के साथ भरपूर राब्ते में रहे, जिसका नतीजा ये हमें नज़र आता है कि उन्होंने एतमाद किया, और ये बात 2 हफ्ते के सीज़ फायर पे ऐसे वक्त में पहुंची जब हमें लग रहा था और ये खदशा था कि चंद ही घंटों में सदर ट्रंप की डेथ होगी, तो उसके बाद क्या वो कोई इंतहाई कदम उठाने जा रहे हैं या नहीं। इसी दौरान ये सीज़ फायर होना यकीनी तौर पर एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। अफसा, दुनिया भर में पाकिस्तान के जो सिफारती किरदार है उसकी तारीफ की जा रही है, टू द फैक्ट कि इटली के साबिक वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को नोबेल इनाम का हकदार भी दिया है फॉर पीस। अब इस पेशरफ के बाद आप पाकिस्तान की आलमी हैसियत में कितना हकीकी इजाफा होता देख रहे हैं? जी, नोबेल इनाम के लिए तो नॉमिनेट उन्होंने किया, इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। आपको याद होगा इससे पहले पाकिस्तान ने भी सदर ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया था, तो ये एक नया सिलसिला है अप्रिशिएट करने का एक दूसरे की एफ़र्ट्स को। लेकिन यकीनन जहाँ इसकी सिंबॉलिक अहमियत है, परसेप्शन के एतबार से पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं, भारत और इसराइल ख़ास तौर पे, इनकी लॉबीज़ दहाइयों से इस हवाले से मसरूफ़ थी कि दुनिया में पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो उसको ख़राब किया जाए। पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात भी सिक्योरिटी एतबार से ऐसे रहे जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। अब फाइनली पाकिस्तान को एक पीस मेकर के तौर पे, अमन कायम करने वाले मुल्क के किरदार के तौर पे जब पाकिस्तान को देखा गया, और फिर पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी भी बहुत ही ग्रेसफुल रही, प्रोफेशनल रही, क्योंकि हमने देखा कि इस मामले को ज़्यादा इसके ऊपर लफाजी और ज़्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं किया गया, बल्कि बड़ी खामोशी के साथ पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जारी रखी। पिछले जो 72 आवर्स में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की क़यादत मुसलसल राब्तों में थी, और उसके ये समरात हैं कि 2 हफ्ते का सीज़ फायर हुआ। तो यस, जो इटली की तरफ से, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान को नोबेल के लिए पाकिस्तान की क़यादत को नॉमिनेट किया गया, उसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ज़रूर है, लेकिन परसेप्शंस पाकिस्तान के बारे में जो तब्दील हुए हैं ये देर पाँ होंगे और ये कायम रहेंगे। राइट। अब सर, मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन पर इस जंग बंदी और फिर पाकिस्तान की सालसी के किरदार को आप किस तरह से देखती हैं? ऑब्वियसली हम इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं, इट्स नॉट बाईपोलर वर्ल्ड, इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड नाउ। सो व्हाट डू यू फील कि अब किस तरफ ये बैलेंस जा रहा है वर्ल्ड का? देखिए, पाकिस्तान की यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा अगेन बहुत टाइमली किया है। ये जो जंग है इसके ये असरात तो अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं तासुरात के एतबार से।
कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर ये जंग मुसल्लत की थी, ये सोचते हुए कि गालिबन वो भी बहुत जल्द गिव अप कर देंगे, क्योंकि इस जंग का आगाज़ ही एक बड़े इंतहाई कदम से हुआ था। ईरान के सुप्रीम लीडर को अटैक किया गया था और शहीद किया गया था, और उसके बाद जो है ये समझा गया था कि वहाँ पर रिजीम चेंज कर ली जाएगी। तो ये तासुर कि अमेरिका किसी पर जंग मुसल्लत करके अपने अहदाफ को हासिल कर सकता है, वो मैं समझती हूँ बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। अमेरिका को मुकम्मल तौर पे पॉलिसी फेलियर हुआ है ईरान में। ये सीज़ फायर एक तरह से सदर ट्रंप के लिए फेस सेविंग है। उनको जिन हालात का सामना था उसमें यकीनी तौर पे वो एक फेस सेविंग और एक सेफ़ एग्ज़िट चाह रहे होंगे। सो ये परसेप्शन तब्दील हुआ है अमेरिका के लिए, उनका बड़ा फेलियर है। और ईरान ने एक तरह से अपनी डेटरेंस कायम की है कि वो और उनके मुल्क के अंदर जो यूनिटी है उसको उन्होंने ज़ाहिर किया है और उन्होंने भरपूर मुकाबला किया है। सो ये कम अज़ कम जो मैं समझती हूँ कि इस जंग ने एक तरह से तमाम जो तासुरात हैं अमेरिका के हवाले से एक सुपर पावर के तौर पे उनको ज़ाइल कर दिया है। ठीक। ऑलराइट। अब सब नाउ कमिंग टू दैट सीज़ फायर, देखें जो हकीकत है वो हकीकत है। जंग बंदी जो है ये सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही हुई है, और अभी इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बाद आगे की सूरत हाल वाज़े होगी। लेकिन 2 हफ्तों की जंग बंदी को आप कितना पायदार समझते हैं? गुज़िश्ता रात भी देयर वर सम स्कर्मिशेस। देखिए, 2 हफ़्ते की जंगबंदी एक बहुत मुस्बत साइन तो ज़रूर है, क्योंकि उससे पहले जिस किस्म के एक्सट्रीम बयानात थे, जिस किस्म के रेटरिक्स सदर ट्रंप की तरफ से थे, इसने दुनिया को परेशान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा हो, ख़ुद पोप जो हैं उन्होंने उनकी तरफ से भी उनके इस बयान को जो सदर ट्रंप ने ईस्टर के मौके पर जारी किया था, जब एक सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की आप बात करते हैं तो इसको एक बड़ा संजीदा बयान के तौर पे देखा गया। इसको जेनोसाइड के तनाजुर में देखा गया कि एक अमरीकी सदर वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड कमिट करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो कोई भी यूरोपीय ममालिक हों वो भी फासला इख्तियार करते हुए नजर आए सदर ट्रंप की पॉलिसी से, और इसके अलावा जो है वो ख़ुद अमरीकी और इवन रिपब्लिकन्स की तरफ से भी। सो 2 हफ्ते का सीज़ फायर एक मुस्बत पेशरफ्त ज़रूर है कि जब दोनों तरफ से एक इंतहाई किस्म का मौक़िफ़ था, लेकिन अब ये कितना पायदार होगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो शराइत हैं वो हमें इतनी काबिल अमल अभी तक नज़र नहीं आती हैं। लेकिन क्योंकि शराइत ऑन टेबल हैं, दोनों वफूद साथ बैठने को तैयार हो गए हैं, तो ऐसा नज़र आता है कि दोनों तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी और लचक दिखाई जाएगी और एक पायदार अमन की तरफ जाया जा सकता है। ये अभी तक हम पुरुमीद हैं, लेकिन क्योंकि स्पॉयलर्स बीच में मौजूद हैं तो उनका आगे क्या रद्द-ए-अमल होगा उसको देखते हुए ही हम मुस्तकबिल के हवाले से बात कर सकेंगे। जंग बंदी के ऐलान के बाद हमने देखा है कि इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हैं। अब सा क्या समझती हैं इसराइल और लेबनान की जो सूरत हाल है, क्या हो सकता है आगे? आई मीन लाइक अगर कॉन्स्टेंटली इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमले जारी रखे गए तो ये जो पूरा मीडिएशन का अमल है, पूरा इस वक्त जो टेबल टॉक की बात की जा रही है, क्या ये सैबोटाज हो सकती है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जब से ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ, यही एक ख़तरा था कि इसराइल की तरफ से क्या इस सीज़ फायर की वायलेशंस की जाएंगी, क्योंकि 2 फ़रीक़ैन हैं, ईरान और अमेरिका। लेकिन तमाम ये जो मुज़ाकरात हैं इसका इन्हिसार हम जितनी भी बात कर लें वो इसी के ऊपर है कि इसराइल का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो इसराइल ने सीख किया। उन्होंने, हालांकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर अपने पैगाम में कहा था, जिसके ऊपर अमल दरामद होते हुए 2 हफ्ते का सीज़ फायर हुआ, कि लेबनान के ऊपर भी अटैक्स नहीं होंगे, एक मुकम्मल सीज़ फायर होगा। लेकिन नेतन्याहू ने अपना पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस सीज़ फायर का अमल दरामद लेबनान पर नहीं होगा, और उसके बाद लेबनान में अटैक्स किए। और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कह दिया गया कि लेबनान इस सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है। तो ये हमें जाहिर करता है कि किस हद तक जो है वो इसराइल अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है, खा वो ये जंग शुरू करना हो या फिर अब आगे सीज़ फायर की तरफ जाके अमन की तरफ जाना हो। इसराइल एक सबसे बड़ा ख़तरा है तमाम अमन के लिए, और ये ज़रूर देखना होगा कि क्या अश्योरेंसेस ली गई हैं ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान के 10 मुतालबात भी ईरानी मीडिया के तवस्सुत से सामने आ रहे हैं। क्या पॉइंट्स इस वक्त वाशिंगटन में ज़ेर गौर हैं ईरान के, वो हमारे सामने अभी पब्लिक नहीं है। सो क्या उसके अंदर कोई अश्योरेंस मांगी गई, कोई ज़मानत मांगी गई है कि इसराइल एक स्पॉयलर का किरदार नहीं अदा करेगा? लेकिन यकीनी तौर पर ये एक अमन के हवाले से, पाकिस्तान की इन कोशिशों के हवाले से एक धचका ज़रूर है कि जब वाज़े तौर पर यह बात कही गई थी कि लेबनान भी इसका हिस्सा होगा, फिर जब लेबनान पे हमले किए गए तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम किया दोनों तरफ से सीज़ फायर की वायलेशंस को, और अब सदर ट्रंप भी इसराइल की ज़ुबान बोलते हुए ये बात कह रहे हैं। तो ये एक गैर यकीनी की सूरत हाल ज़रूर क्रिएट करता है, लेकिन इस पर वजाहत आना भी अभी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि 10 जो तजावीज़ आ रही हैं वो ईरान के स्टेट मीडिया पे ही चल रही हैं, सो उनको मान के अगर चलें, ये जो शराइत हैं
Can both the belligerents come on a common point? देखिए ईरान के जो शराइत हैं अगेन जो उनके मीडिया के ज़रिए 10 पॉइंट सामने आए हैं उसमें कुछ तो उनके देरीना मुतालबात भी हैं, कुछ वो मामलात हैं जो इससे पहले ये जंग शुरू होने से पहले जब ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे थे तो हमें बिल्कुल हल के करीब नज़र आ रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली जिस अंदाज में उनको अटैक किया गया और जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि ईरान अपनी डेटरेंस इस्टेब्लिश करने के बाद एक मुख्तलिफ पोजीशन में है अखलाकी तौर पर भी, और जिस तरीके से उन्होंने मुतालबा किया उसके बाद भी। सो वो तो ये कह रहे थे कि हम अभी भी ये जंग जारी रखने की सलाहियत रखते हैं और हम ये जंग जारी रखेंगे अगर हमारी शराइत के ऊपर बातचीत नहीं होती है। सो अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अब उनके मुतालबात तब्दील हो गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से तो कोई भी बात नहीं थी, वो तो जंग में जो है उसको बंद किया गया ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल के तौर पर, और वही अब अमेरिका के सर पर सवार है ये मामला। और तमाम चीज़ें जो सदर ट्रंप के मुतालबात थे वो सब जो है वो सिर्फ अबनाए हुर्मुज़ तक आकर रुक गए हैं। सो ये तो एक बड़ा फेलियर उनके लिए रहा। लेकिन जो ईरान के मुतालबात हैं उसमें मशरिक़ वुस्ता से अमरीकी अड्डों का ख़ात्मा का भी एक मुतालबा है। हमने देखा इस जंग के दौरान मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी अड्डों पर इस तरह इस कदर हमले किए गए कि क्या अब उनको उस अंदाज़ में ऑपरेट करना भी इतना आसान होगा या उसमें भी वक्त लगेगा। तो क्या ये शर्त मानी जा सकती है या नहीं, किन पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है वो भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से मुतालबात आ गए हैं तो उस हवाले से ज़रूर बात हो सकती है कि अगर एक से दो मुतालबात के ऊपर भी अमल होता है तो दोनों साइड्स को एक सेफ़ एग्ज़िट मिल जाएगी। सो ये है एक सूरत हाल हमें नज़र आती है इस वक्त। बज़ाहिर तो दोनों ममालिक ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो लचक नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे तो मुतालबात में यकीनी तौर पर तब्दीली आएगी। राइट, एंड एट द सेम टाइम पूरी दुनिया इस जंग को ख़त्म इसलिए कराना चाहती है क्योंकि एनर्जी प्राइसेस और जो स्टॉक मार्केट की इस वक्त सूरत हाल है वो सबके घरों के बजट तक आ चुकी है। अब आपको लगता है कि ये जंग बंदी किसी भी तौर से स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आलमी मईशत को बेहतर कर सकती है, ऑयल प्राइसेस नीचे आ सकते हैं? देखिए तेल की आलमी कीमतों और मईशत के हवाले से हमने देखा है कि सदर ट्रंप का एक बयान उसको तब्दील कर देता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब इस सीज़ फायर के हवाले से अनाउंसमेंट की, जैसे ही अपने ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको शेयर किया तो फौरी तौर पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आई। सो आलमी मार्केट जो है वो इस वक्त बिल्कुल मरहून मिन्नत है ये ग्लोबल लीडर्स के बिलखुसूस सदर ट्रंप के पैगामात और ऐलानात के हवाले से। सो हमें ये देखना होगा कि जो एक पॉजिटिव माहौल बना है सीज़ फायर के ऐलान के बाद वो कब तक कायम रहता है और उसी का डायरेक्टली असर हमें होता हुआ नज़र आएगा। देर पा हवालों से क्या होगा, देर पा क्या होगा, ये अभी कहना यकीनी तौर पर अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन अगर 10 तारीख को पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों ममालिक बैठते हैं तो हमें तब भी एक बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन उसकी नज़र आएगी ग्लोबल मार्केट्स में। ऑलराइट, जस्ट वन लास्ट थिंग अफसा, और माय फेवरेट टॉपिक, भारत का रवैया। वैसे भी पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं उसमें थोड़ा सा गैर मुनासिब भी होता है। अब पाकिस्तान को ये जो आलमी पजीराई मिली है उसके बाद भारतीय सियासतदान हैं और वहाँ के जो गोदी मीडिया हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई और इल्ज़ामात की बौछार जो है जारी है। एंजॉय कर रही हैं इसको? देखिए भारत की फ्रस्ट्रेशन समझ आती है उनको, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने आप को इररेलेवेंट महसूस किया है। फिर उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान के सालसी के किरदार के हवाले से आया था वो भी जाहिर करता है, क्योंकि यही जयशंकर हैं जिनको एक बड़ा एक सिविलाइज्ड और पढ़े लिखे डिप्लोमेट के तौर पे भारत पेश करता रहा, और यही जयशंकर हैं जो दुनिया भर के सामने ये बयानात और दावे देते रहे। बहुत शुक्रिया अफसा फॉर योर टाइम, इट वाज वंडरफुल टू वेलकम यू ऑन द शो। और इसके साथ ही हमें ज्वाइन कर चुकी है सेनेटर शहर रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मैम। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ नज़र जमाए बैठी है। इस्लामाबाद में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, मूवमेंट हो रही है, इस पर सबकी नज़र है। पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले किया है। जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई उसके बाद से जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने काम किया, पूरे पाकिस्तान ने काम किया, अब उसकी मौतरफ हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बेटा, ऐसे ही है कि पाकिस्तान ने एक संगे मील जंग बंदी को अमली जामा पहनाया ऐसे हालात में जब मुल्क और दुनिया, खित्ता क्या दुनिया, बिल्कुल सीधा तबाही के दुहाने पर खड़ी थी। और एक जैसे मैंने कहा कि गेट्स ऑफ हेल जिसे कहते हैं, वहाँ से वापस लेकर आए और आखिरी मिनट तक ये काम होता रहा, पस पर्दा होता रहा। और जिस तरह हुआ ग्रेसफुली
वो अल्लाह ने बहुत बड़ा फजल किया है सब पर, दुनिया पर और ख़ासतौर पाकिस्तान पर, कि ऐसे ऐसे माइलस्टोन, डिप्लोमेटिक माइलस्टोन की हुसूली में सर फहरिस्त बनाया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और तारीख उसे भूलेगी नहीं, मैं समझती हूँ। तो ये अब जैसे भी हालात आगे निकले, मैंने कल सेनेट में भी कहा था कि देखिए ये एक जंग बंदी है, ये परमानेंट अमन नहीं है। और परमानेंट अमन जो होता है, मुस्तकिल अमन, जो देरपा अमन होता है, वो खास तौर से फरीकीन और उसके साथ जो बाकी ममालिक हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान ने ये ब्रोकर किया है और जंग बंदी जो है ये पहला कदम होता है इस तरह के अमन की हुसूली में। लेकिन अमन इस वक्त मैं समझती हूँ दुनिया और खित्ते के लिए नागुज़ीर बन चुका है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्पॉइलर भी है जो इसराइल की शक्ल में अपने अज़ाइम जो है, मज़मूम मकासद लेकर आगे चल रहा है और हर चीज़ की खिलाफ वर्जी में अपनी जी। एक मनमानी कर रहा है, जो मैं समझती हूँ किसी को पसंद नहीं आ रही है और कोई इसको तो काबिल कबूल नहीं समझ पा रहा अब। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि देखिए पहले दिन ये हुआ, तो देखिए सीज फायर्स में ऐसा होता है। जी। बहुत सारी फरीकीन, इसमें कोई भी स्पॉइलर बन सकता है। हम्म। तो इसकी भी तैयारी सबको होनी चाहिए और आगे जाके कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी ममालिक इस अमल में शामिल हो सके हों। जो पाकिस्तान ने किया, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को हम्म। एक्नॉलेज भी किया है। जी। शहरी साहिबा, एक तो ये कि आपने खुद कहा फ़रीक़ैन की ज़िम्मेदारी और उसमें से फ़रीक़ैन के पीछे जो इंस्टिगेट कर रहा है वो इसराइल है। कैसे इस फैक्टर को मिटिगेट किया जाएगा कि भाई उनको समझाया जाए कि बस कर दें? एंड यूएस डेलीगेशन जो आ रहा है अंडर जेडी वैंस, जो कि कुशनर भी हैं, उसमें विटकॉफ भी हैं, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या अहमियत है इसकी? बिकॉज़ दे आर द क्लोज़ेस्ट टू द ट्रम्प। जी, जी, बिल्कुल बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है कि वाइस प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं और उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी भी ली है। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया और उन्होंने कहा कि जी ये इन चीज़ों में ऊंच-नीच होती है। तो उन्होंने, बल्कि किसी ने उनसे पूछा कि तेहरान की पोज़ीशन भी ये है आपके खिलाफ बिल्कुल, और पहले भी आपने नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा होता है, हमने पहले भी देखा है, आज भी देखा है। तो उन्होंने कोई मतलब इतनी कोई ऐसी बात ना की कि इस पर पूरी पानी फेर दिया जाए। ये मतलब ही डिडंट कंडेम इट। एंड मैं समझती हूँ दोनों साइड ने यस। बुर्दबारी का मुजाहरा किया है और वो जो मुज़ाकरा की मेज पर आ रहे हैं वो बजाते खुद एक उनकी अमली तौर पर उनकी जो सोच है उसका शाहिद है, मैं समझती हूँ। और हम सबको तवक्कुआत इतनी रखनी चाहिए जो इन हालात में सामने आ सकें। एक अमन की जो भी कैफियत होती है वो किसी भी बदतरीन जंग से बहुत खराब होती है। जी। राइट। और आपको पता है कि जी। सामने क्या इसके दूरदर्श असरात होते हैं, हर हम्म। शोबे पे, हर मुल्क पर। राइट। खित्ते की सूरत हाल हम सबकी नज़र पर है। ब्रीफली बिफोर वी गो टू ब्रेक, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। इस वक्त टेक्निकली इंडिया को खुशी होनी चाहिए कि खित्ते की सूरत हाल स्टेबलाइज होने जा रही है, बट ओवर देयर हम देख रहे हैं कि सबको परेशानी है कि पाकिस्तान इसमें किरदार क्यों अदा कर रहा है। जी, जी, वो अफ़सोस तो मैं कहूँगी कि वहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने सराहा है। अभी भी सेंध आवाज़ें हैं वहाँ पर और बालिग़ आवाज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं आपको कि उनको आदत सी पड़ गई है कि एक चीख पुकार की और एक्सट्रीम इंतहा की सियासत करें वो। तो वहाँ तो एक उस किस्म के मीडिया में और उन तबक़ात में एक सफ़े मातम लग गई है कि जी पाकिस्तान क्यों इस पोजीशन में पहुंचा, जबकि हिंदुस्तान में हालात जो हैं इस जंग की वजह से बहुत ही अबतर थे। और वहाँ उनके रोज अगर आप न्यूज़ पढ़ें तो यस। असरात वहाँ बहुत संगीन नजर बिल्कुल। आ रहे थे। तो बजाय इसके कि वो सराहते, ये उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया है। बहरहाल ये उनकी, मैं समझती हूँ, तंग नज़री की अक्कासी करता है और पाकिस्तान अपना काम जारी रखे। हमें स्पॉयलर्स की भी आदत है, चाहे वो हमारा नेबर हो चाहे कोई और हो। तो ये सबको तवक्को रखनी चाहिए कि इस तरह की जंगबंदी में
तो आगे जाके स्पॉयलर्स भी जरूर अपना सर उठाते हैं, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, कोई कुछ करता है, कोई डाइवर्जनरी काम करता है। तो ऐसा तो जी ऐसे कामों में होता है, जब आप मुश्किल बात पर, मुश्किल चीज पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में करते हैं, तो ऐसे ही होता है जी। थैंक यू सो मच। सेनेटर थैंक शेर यू। रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी और का जो इस्लामाबाद अकॉर्ड हो रहा है उस पर आप अपनी राय से हमें आगाह कर रही थी। शो में आगे चल के भी इस पर मजीद हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। Stay with us. वेलकम बैक एज वी गेयर अप कल के दिन के लिए, जो कि बहुत ही आइकॉनिक होने जा रहा है। अब देखना यह है कि ये जो पाकिस्तान ने मीडिएट कराया है, 2 हफ्ते की जंग रिकवाई है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट मूव, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि दिस कैन बी अ सेफ एग्जिट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि इस दलदल में फंसा हुआ है। एंड वी हैव गॉट नन अदर बेटर देन टू टॉक अबाउट दिस जौहर सलीम साहब। आप साबिक सफ़ीर हैं और सदर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। जौहर साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। एंड यू बीइंग नोन फॉर सॉफ्ट डिप्लोमेसी, आपको कितनी खुशी हुई ये देख के कल के सारे मामलात के, जब धमाके कर रहे हैं दो मुल्क एक दूसरे पे, और बात यहाँ तक आ गई कि दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी ये कह रहा है कि मैं अगले की सिविलाइजेशन मिटा दूंगा। पाकिस्तान's role in this is stopping Donald Trump too for doing that and stopping Israel instigating USA. How big this achievement is for Pakistan? जी इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये जो है ना इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, और जो है ना इसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पे मुर्तकिज हैं। मेरे ख्याल है शायद ये पहली बार है कि मैंने देखा कि इवन सोशल मीडिया पे भी जो है ये नहीं कि सिर्फ हुकूमतों की तरफ से, बहुत से आम शहरी भी अमेरिका में, यूरोप में, बहुत से मुल्कों में उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट्स पे या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे या दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे थैंक यू पाकिस्तान लिखा हुआ था। तो आई थिंक ये बड़ा ही एक जो है ना पाकिस्तान के लिए बड़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है टू रीब्रांड इटसेल्फ इंशाल्लाह। अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। बिल्कुल जो है देखें, ये जो कल डायलॉग शुरू होगा इंशाल्लाह वो बहुत ही अहम है, क्योंकि अभी हुआ क्या है, ये दोनों तरफ से देखें, हम सबको पता है कि उनकी पोजीशंस डायमेट्रिकली डिफरेंट थी। अमेरिका क्या क्या उनसे मांग रहा था वो बिल्कुल ही अलग था। ईरान रेपरेशंस की बात कर रहा था, ईरान कह रहा था कि जी जो है ना ये एक किस्म का अभी भी खैर वो उनका मुतालबा था कि जी हॉर्मज़ का कंट्रोल परमानेंटली हमारे पास आ जाए। बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुतालबात दोनों तरफ से इतने मुख्तलिफ थे कि उस पर कोई इत्तेफाक राय होना मुश्किल था। तो उसको नैरो डाउन करके एक ये जो 10 पॉइंट का फ्रेमवर्क है इस पे लाना, ये बहुत ही कठिन मसला था। अब हुआ क्या है कि ये जो 10 पॉइंट्स आ गए हैं इस वक्त, ये जो फ्रेमवर्क है ये एक किस्म का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसी पे बात होगी शुरू में। और उसमें क्या है, 3-4 पॉइंट्स तो यही हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं कि देखें एक सीज फायर होगी, वो तो शुरू होगी, चलें जी। एक पॉइंट ये है कि कोई प्रिजनर्स वगैरह अगर हैं या कोई और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज ऐसे हैं वो रिजॉल्व होंगे। अब ये वो कोई अहम पॉइंट्स नहीं है। साथ ही ये है कि एक पॉइंट है कि जी ये मुज़ाकरात फिर पाकिस्तान में होंगे, एक स्ट्रक्चर डायलॉग होगा, इसके बाद उसको फिर वो स्ट्रक्चर कर लेंगे कि ये कितने उसके राउंड्स होने हैं, ये कैसे। अब जो अहम नुक्ते हैं इसमें वो क्या है, वो है एक ये न्यूक्लियर इशू जो है, जाहिर है कि उसके ऊपर ये सारा मसला उसी से शुरू हुआ। तो उसमें इस फ्रेमवर्क में ये कहा गया कि फिलहाल के लिए उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, जो है ना उसमें मजीद अफसूदगी नहीं करेगा ईरान, वहीं पे फ्रीज हो जाएगा। तो ये चलेंगे अभी के लिए ये फिर आगे जाके फिर उसको जो है ना ये इसी सीज फायर के दौरान फिर जामे जब मुज़ाकरात होंगे तो फिर उसका कोई हल निकाला जाएगा। फिर इसी तरह जो है ना सैंक्शंस की बात है, तो उसमें यह है कि पार्शियल रिलीफ उनको अभी कुछ दे दी जाएगी, जिसमें कि कुछ उनका तेल जो है वो बेच सकेंगे, कुछ जो है ना उनके जो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं उनके कुछ फंड्स और वो अरबों डॉलर में है, वो कुछ वो रिलीज कर देंगे। अच्छा, फिर इसी तरह बात है कि जी इस खत्ते में जो अमेरिका की ट्रूप्स हैं इतनी ज्यादा, क्योंकि देखें एक तो उनकी मिलिट्री बेसिस है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कुछ 40-50 हजार फौजी पूरी दुनिया से मजीद यहाँ पे मंगवाए थे। तो वो उनका कुछ इनखला होगा, वो ड्रॉ डाउन होगा, उसकी बात है। फिर ये जो अब नए हुर्मुज़ है वो बहुत ही अहम है। उसमें ये जो है ना इस एक फ्रेमवर्क में ये है कि वो जो है ना उसको बिल्कुल खोल दिया जाएगा,
उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी, जो इंटरनेशनल सारी शिपिंग ट्रैफिक है जो उससे गुजरती है। तो ये जो है ना, फिर इसी तरह एक पॉइंट है जो जो अमेरिका के लिए अहम था कि जो ईरान जो है वो एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, वो जो ये मुल्क है, मिसाल के तौर पर सीरिया है या जो लेबनान है या इराक है, वहाँ पे जो उनकी हामी तंजीमें हैं, जिस तरह ये हिजबुल्ला है या इराक में तो बेशुमार तंजीमें हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है सही। उनके अमेरिका के पर्सपेक्टिव में। तो इसी तरह सीरिया में भी कुछ तंजीमें हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं, तो वो सपोर्ट फिलहाल के लिए वो कम की जाएगी। अब जो दिलचस्प अमर है वो ये है कि देखें, ये जो 10 पॉइंट्स हैं का एक ब्लू प्रिंट है, ये ब्लू प्रिंट इसको कह सकते हैं मुज़ाकरात के लिए। ये एक तो इतने ज्यादा जो वाज़ेह फर्क थे इन दोनों साइड्स के दरमियान, उसको काफी सारे उस खलीज को पार्ट के ये बना है, नैरो डाउन कर दिया गया है कि जिस पे बात होगी। लेकिन ये मुस्तकिल वो नहीं है। बाद में फिर जब ये एक बार मुज़ाकरात शुरू होंगे, फिर 3 इश्यूज हैं जिस पे फिर जामे मुज़ाकरात होंगे। जाहिर है एक न्यूक्लियर वाला, उस पे फिर इवेंचुअली जाहिर है कि कॉम्प्रिहेंसिव डील होना है किसी वक्त। फिर उसी तरह की सैंक्शन रिलीफ जो है उस पे भी एक कॉम्प्रिहेंसिव डील होना है इवेंचुअली कि उसकी क्या सूरत होगी। फिर इसी तरह जो अमेरिका की यहाँ पे फौजी जो है ना प्रेजेंस है, वो सारी भी जो है ना रिव्यू होगी। और ये फिर अब नए हुर्मुज़ पे भी एक परमानेंट जाहिर है कि फिर कुछ आएगा, लेकिन वो फिर बाद में होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक इस वक्त अच्छी, हम बहुत बेहतर सूरत हाल में है कुछ दिन पहले के मुकाबले में, जब लग रहा था कि दुनिया एक आर्मागेडन की तरफ जा रही है या एक कैटास्ट्रॉफी की तरफ जा रही है। तो उसके मुकाबले में अभी तो ये देखे ना, इस सारी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि अभी तबाही की तरह का एक मंजर है, तो वहां से वापस ला के इन फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पे बिठाना, वो पाकिस्तान का एक कारनामा है। लेकिन इसमें ये हमें याद रखना चाहिए कि इसमें चीन की तायद भी पाकिस्तान को हासिल थी, और चीन ने भी बहुत अहम इसमें काम किया है क्योंकि उन्होंने भी ईरान पे काफी ज्यादा उन्होंने परसुएट ईरान को किया। और आपकी उन्होंने बात काफी बिल्कुल ज्यादा ठीक है कि जब तक दीगर जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनका रोल ना होता ये पॉसिबल नहीं होता। ऑफ कोर्स पाकिस्तान इस वक्त महवर है, मरकज़ है, तमाम निगाहें यहाँ पर हैं, और हम कई फॉरेनर्स को अपने फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान जिंदाबाद की रील्स लगाते हुए भी देख रहे हैं। ऑब्वियसली ये सुख का सांस है, बट मेरे जहन में एक खौफ भी है कि क्या स्पॉयलर्स हो सकते हैं। अभी पता चला आबनाए हुर्मुज़ बंद हो सकती है, और इसके अलावा लेबनान पर अटैक्स भी जा रहे हैं, तो क्या ये कोई स्पॉइलर हो सकता है? जी बिल्कुल, देखें इजराइल तो इस सिचुएशन से खुश नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। मैं पहले भी अपने कमेंट्स में मैंने जो चीजें कही थी कुछ दिन पहले भी, उसमें ये था कि अमेरिका को बहुत सूट करता है इस वक्त इस जंग से ऑफ रैम्प करे, यानी कि जंगबंदी हो, कोई एग्जिट उनको मिले। ईरान को भी बहुत सूट करता है कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि देखें क्या तबाही वहां पे हो रही थी, और कोई ऑफ रैम्प हो। लेकिन इसराइल को सूट नहीं करता था बिल्कुल। वो चाहते थे एक प्रोट्रैक्टेड वॉर, ताकि उनको वो मिले मौका कि वो बिल्कुल ही ईरान की कैपेसिटी डिप्लीट कर दें, ईरान की जो हामी तंजीमें उनकी कैपेसिटी डिप्लीट कर दें। तो बिल्कुल इसराइल जो है वो स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है, अभी भी कर रहा है। देखें इस वक्त लेबनान में वो क्लेम कर रहे हैं कि जी ये लेबनान इसमें शामिल नहीं है, तो वहां पे वो अभी भी उन्होंने कल से लेकर कितने ज्यादा अटैक्स किए हैं, कोई 250 के करीब हलाकतें हो बिल्कुल चुकी हैं। जॉर्ज साहब, तो बिल्कुल सॉरी टू कट यू ऑफ, हमारा वक्त गया है, बट वी हैव गॉट योर पॉइंट, और ये स्पॉइलर है, इस पर भी नजर रखना बड़ा जरूरी है। एक ब्रेक लेकर दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। आज हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं उस टॉपिक पर जिस पर सारी दुनिया की नज़रें हैं, और हर एस्पेक्ट से इसको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। एंड व्हेन आई से दैट, अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली जो आर्जी जंगबंदी है उसने जहां खित्ते को फौरी तौर पर एक बड़ी तबाही से बचाया है, एक सीज़ फायर की सूरत हाल हमारे सामने आई है, वहीं आलमी मईशत को भी वक्ती तौर पर एक सुख का सांस लेने का मौका मिला है। 6 हफ्तों तक जारी रहने वाली ये जो कशीदगी है, इसने तेल हो, स्टॉक मार्केट हो, करेंसी मार्केट्स हो, इसको शदीद दबाव में रखा है। और जैसे ही जंग बंदी का ऐलान हुआ, हमने ये देखा कि मार्केट्स ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया, रिकवरी हुई, और इसके बाद आलमी तौर पर हमें ऑयल प्राइसेस में कमी हुई, और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इसका अब जो फ़र्क है वो हमें नज़र आने लगेगा कुछ ही दिनों में। बिल्कुल, हम इसी पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है हारून शरीफ साहब, आप साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट
और माहिर माशियात हैं। हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हारून साहब, हमने देखा था कि जब ये जंग चल रही थी, और हम दुआ करते हैं कि अब ये मज़ीद ना चले, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर कोशिश की कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स देने की ड्यूरिंग द वॉर कि अब नहीं होगा, अब ख़त्म हो रहा है, मसनूई तौर पे प्राइसेस को नीचे लाने के लिए, लेकिन वो उनसे हुआ नहीं। तो फिर पाकिस्तान को बीच में आना पड़ा और 2 हफ्ते की ये मीडिएशन करनी पड़ी। नाउ आपको क्या लगता है कि वो अमेरिका जो अफ़गानिस्तान में नहीं रुका, इराक में नहीं रुका, कीप ऑन बॉम्बिंग, केप्ट ऑन बॉम्बिंग, इट वाज द मईशत, इट वाज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जिसने अमेरिका को ये करने पे मजबूर किया कि चलें जी 2 हफ्ते की करते हैं जंगबंदी। जी, जो जंग होती है कोई भी उसके इम्पैक्ट को मेजर करना या प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और उसकी नेगेटिविटी और उसकी कंटिन्यूएशन देखें। जो लॉसेस हुए हैं वो कोई एक दिन के सीज फायर से ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। सो हमें मुआशी तौर पर इस वक्त ये देखना है कि जो मार्केट्स हैं वो बड़ी स्मार्ट होती हैं। इन्वेस्टर जो होता है वो दुनिया का सबसे बुज़दिल तरीन इंसान होता है, जहां उसको रिस्क दिखता है वो पैसा निकाल लेता है। तो वो पहली कैजुअलिटी है इस जंग की वो है कि ग्लोबल लीडरशिप का, ख़ास तौर पे यूएस लीडरशिप का मार्केट्स पर एतबार बहुत कम हो गया है। कि इतनी तेज़ी से पोजीशंस चेंज होती हैं, इतनी तेज़ी से ब्लेटेंटली कमिटमेंट्स को तोड़ा जाता है, तो मार्केट्स इस वक्त कॉशियसली रिएक्ट करेंगी और देखेंगी कुछ माह कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। तो एक तो जो कम्युनिकेशन है लीडरशिप की वो बहुत इनकंसिस्टेंट है। देखिए, आपने यहाँ पर अनाउंस किया कि बातचीत शुरू होनी है और उसी दिन इजराइल ने लेबनान के ऊपर मैसिव अटैक कर दिया और 200 बंदे जी शहीद कर दिए। सो मार्केट्स जो है उनको सब कुछ दिख रहा है कि जी बात क्या हो रही है और असल में क्या हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये जो मुआहदा है इसके अंदर भी अभी तो इसका आगाज होना है। देखें ना, पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी जो रोल किया है, पाकिस्तान ने एक कन्वीनिंग स्पेस प्रोवाइड की है जहां पर जो वॉरिंग फैक्टर्स हैं वो आके बात करने पे तैयार हैं। मैं ये बड़ा केयरफुली वर्ड कर रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कोई डील नहीं हुई है, दोनों लोगों ने अपनी अपनी पोजीशंस ली हुई हैं। अब वो बैठेंगे, अल्लाह करे कि कहीं पर कन्वर्ज हो जाए। लेकिन जो हमारी तारीख बताती है ये चीजें इतनी आसानी से कन्वर्ज होती नहीं है और मल्टीलैटरल जो सिस्टम है वो तोड़ दिया गया है। जब आपने मल्टीलैटरल सिस्टम को बाईपास कर दिया है तो एनीवन कैन वायलेट एंड मार्केट्स विल रिमेन डिप्रेस्ड। हारून साहब, सो फार जो चेंजेस हमने देखे कल जब सीज फायर की खबरें आना शुरू हुई, परसों से हम देख रहे हैं, उसके बाद से एक स्पेकुलेशन फैल जाती है मार्केट में। स्पेकुलेशन की वजह से ऑब्वियसली एक वक्ती चेंज तो आता है। कल हमने इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को कम होते देखा, आज फ्लक्चुएट किए हैं, वापस ऊपर गए हैं। व्हाट डू यू थिंक, इस पर पाकिस्तान में क्या हो सकते हैं मज़ीद चेंजेस, या क्या हमारी वे टू गो होनी चाहिए? क्या अभी हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हमारे ऑयल प्राइसेस को नीचे जाना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? वी शुड बेसिकली डू सिनेरियो प्लानिंग कि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या करना है, करंट में क्या करना है, और थोड़ा सा कुशन रख के हमें मार्केट्स की अपनी प्राइसेस को एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि हमने जो अचानक उसके अंदर एस्केलेशन की थी वो तो एक रिएक्टिव एस्केलेशन थी। तो अभी देख के, क्योंकि हम ब्रेंट से तो लिंक नहीं है, ब्रेंट क्रूड से हमारी कीमतें जो हैं वो दुबई और ओमान की एवरेजेस पे आती हैं और प्लैट्स इंडेक्स की एवरेजेस पे आती हैं। तो आई थिंक एक्सपर्ट्स को बुला के, आई हैव अ लिटिल फियर के ओगरा वगैरह में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो समझते हैं मार्केट्स को, उनकी एडवाइस लेके हमें 2-3 सिनेरियोज पर प्ले आउट करना चाहिए। हारून साहब, इफ़ यू अलाउ मी सर, मैं आपकी गुफ्तगू से एक ज़िमनी सवाल, आम आदमी की समझ ये है कि पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी तो पाकिस्तान में अब तेल की कीमतें नीचे जानी चाहिए। आम आदमी की एक ये भी समझ है कि अगर दुबई से या कहीं और से हमें तेल नहीं आ रहा और हमने जंग रुकवाई है और ईरान हमारा शुक्रिया कर रहा है तो हम ईरान से लेना शुरू कर देते तेल। ज़रा आम आदमी को ये दोनों चीज़ें समझाते जाइए प्लीज़। जी, आम आदमी की जो ये रिएक्शन है वो दुरुस्त है, लेकिन वो हमारे पॉलिटिकल पॉपुलिज्म ने और सोशल मीडिया ने
उसको एक हाइप दे दी है। देखिए ना, आम आदमी की जिंदगी के अंदर कोई फर्क नहीं आया है। आम आदमी की जिंदगी के अंदर उसकी कंजम्पशन पावर मजीद इरोड हुई है पिछले एक माह में बिकॉज ऑफ दी एक्सपोनेंशियल राइजेस इन ऑयल प्राइसेस ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी। अब आम आदमी जो है वो होप पे जीता है कि जनाब मुझे अब कुछ रिलीफ मिलने लगा है। तो उनके लिए मेरी राय ये है कि आपको अगर रिलीफ मिलता भी है तो ये सस्टेन्ड रिलीफ तब आएगा जब खित्ते के अंदर एक अमन जो है उसका एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, गारंटोर्स आ जाएंगे। सो इस वक्त जो हमें चाहिए कि जो हमारा खास तौर पे जो मिडिल इनकम और लो मिडिल इनकम लेवल है, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, शॉप्स पे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए हुकूमत को एक फंड क्रिएट करना है ताकि उनको सपोर्ट किया जा सके। गरीब के लिए तो BISP के सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन इस तबके के लिए सिस्टम्स और इदारे नहीं बने हुए हैं। ये बड़ा जरूरी है कि एक ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट सिस्टम बनाया जाए। ये 1 साल लगेगा पाकिस्तान को दोबारा से अपनी जो क्या कहते हैं स्टेबिलिटी को, मैक्रो इकोनॉमिक को फिर से बैलेंस करने के लिए। जो फैसल ने सवाल किया है मैं उसको ऑन द सीरियस नोट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। अगर ये आपके स्पेक्ट्रम ऑफ स्टडीज़ में फॉल करता है तो प्लीज़ मुझे आंसर कीजिएगा। वी नो दैट मलेशिया is been dealing with in oil with Iran. We know that UAE, हम UAE से oil लेते हैं, UAE is been dealing with Iran when it comes to oil. We know China does it. All the countries हमारे borders पे जो लग रही है वो कर रही है। हम क्या ये कर सकते हैं या ये जो सैंक्शन वाला सो कॉल्ड स्ट्रिक्टनेस है ये हमारे ऊपर ही लगती है? ये देखिए, सैंक्शंस की जो स्ट्रिक्टनेस है, जब एक बड़ी सुपर पावर ने जिसने ये लगाई थी सैंक्शंस, उसने मल्टीलैटरल सिस्टम ही तोड़ दिया है जिसके थ्रू सैंक्शंस लगी थी UN सिस्टम के। तो कोई भी मुल्क कुछ भी कर सकता है। हमें ये समझना है कि ईरान इस वक्त दुनिया का 3रा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन वो ऑयल नहीं, ऑयल रिजर्व्स का कंट्री है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। जो वो 1 मिलियन बैरल करते हैं प्रोडक्शन, उसका 80% चीन खरीद रहा है, और आज से नहीं खरीद रहा है, काफी सालों से खरीद रहा है। बाकी जो उसका कुछ ऑयल जो बचता है वो बाकी ममालिक लेते हैं। हाँ, गैस उनके पास बहुत है, लेकिन गैस ट्रेड नहीं होती। गैस के लिए हमारी पाइपलाइन फंसी हुई है। पाकिस्तान को 2 काम करने की जरूरत है। देखिए, हमारे ऊपर 2 प्रेशर्स हैं। एक तो हमारे ऊपर US का प्रेशर रहा है कि ईरान से डील ना करें और बैंकिंग चैनल्स ना यूज करें। दूसरा, हमारे ऑयल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सब GCC के ममालिक के साथ है, और GCC के ममालिक जो हैं वो ईरान को इस मामले में अपना कंपटीशन समझते हैं। पाकिस्तान नीड्स टू इस मौके का फायदा उठाते हुए डेवलप सम स्पेस कि हम ईरान से एनर्जी लेना शुरू करें और इस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को मूव करें, तो हमारे ऊपर प्रेशर्स जो हैं इंपोर्टेड फ्यूल्स के कम हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। वन मोर थिंग हारून साहब, वैसे कहना तो नहीं चाहिए कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दिस इज़ अ वॉर, लेकिन अगर तो कहना चाहिए तो द स्पॉइल्स ऑफ वॉर हमारी पोर्ट्स उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया है। और कराची पोर्ट तो मतलब वो वहाँ तो काम आउटस्टैंडिंग होना शुरू हो गया, बट इवन द गवादर पोर्ट वहाँ पे भी इतनी शिपमेंट्स हुई हैं। सो ये तो एक चीज़ ना हमने देख लिया कि हमारे अंदर कैपेसिटी भी है, हम कर भी सकते हैं, जंग हो या ना हो। इन द लॉन्गर रन अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो क्या हम ये समझें कि जब अमन आ जाएगा तो फिर गवादर उसी तरह ठंडा पड़ जाएगा, कराची पोर्ट पे इतने वॉल्यूम का काम नहीं होगा जितना हो रहा है? क्या करें हम अपने लॉन्गर रन के लिए टू मेक आवर पोर्ट्स दिस वायबल? देखिए, हमें लॉन्गर रन नहीं, हमें एक पैरेलल एक्सपर्ट्स की टीम को स्पेस क्रिएट करके देनी है कि हाउ कैन पाकिस्तान नाउ रीपोजिशन, क्योंकि इस वक्त जो रिस्क्स आए हैं, GCC का सेफ हेवन का जो एक इमेज है वो टूट चुका है। सो वी नीड टू लुक एट दैट कि लोगों को हम क्या ऑल्टरनेट, प्रिडिक्टेबल, सेफ और एफिशिएंट पोर्ट मैकेनिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। और अगर हम दे सकते हैं तो हमें हंगामी बुनियाद पे काम करना चाहिए, क्योंकि लोग ऑल्टरनेट्स को देख रहे हैं। ये जो हमारी पोर्ट्स है कराची और गवादर, इस पे मैं क्लियर करता जाऊं, यहाँ एक चीज होती है ट्रांसशिपमेंट, कि जहां पर आते हैं जहाज लेकिन वो पाकिस्तान को माल नहीं देते हैं, वहां पर वो रिफ्यूलिंग करते हैं, रीएडजस्ट करते हैं और आगे ले जाते हैं। सो ट्रांसशिपमेंट की ट्रैफिक बढ़ गई है, लेकिन अपना हैंडलिंग की जो हमारे पास कैपेसिटी है
दैट नीड्स टू बी बिल्ड मैनी फोल्ड ताकि हम compete कर सकें। और यहाँ पर हमें एक खित्ते का अगर लिंकेज हब बनना है, टाइमिंग इज गुड, लेकिन ये हमें इंतजार नहीं करना चाहिए और इस पे इन पैरेलल प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। All right, thank you so very much for your time. Harun Shaikh साहब, was well to have you on the show. Well, quickly हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं एक break. We'll see you across. वेलकम बैक अगैन। हम सुबह से पाकिस्तान की सफारतकारी की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की सफारतकारी की जो सेलिब्रेशन है कल हमने कराची के नेशनल स्टेडियम में भी देखी, जब फाख्ता कबूतर को उड़ाया गया और हर जगह पर हमने देखा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। हमने इस पर तो बात की ही है। एक सवाल है, हाँ जी, जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं यस कि भाई अमन के लिए तो फाख्ता उड़ाई जाती है, हाँ, तो आपने सफ़ेद कबूतर क्यों उड़ाया? क्योंकि सफ़ेद कबूतर तो अक्सर निकाह पे जोड़े उड़ा रहे होते हैं। मे बी वो इजीली अवेलेबल होगा। व्हाट इज योर आंसर? मैंने तो दे दिया, निकाह पे जोड़े उड़ा रहे होते हैं। तो भाई अगर वो क्या है, हसनैन को वो मिल सकता है, ब्राइडल रूम मिल सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। बट लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, एक सिंबॉलिक था बेसिकली, लेट्स नॉट बी वेरी लिटरल अबाउट इट, और ये होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं उसको सेलिब्रेट करें, उसको हाईलाइट करें ताकि दुनिया देखे कि पाकिस्तान की कोशिशें कैसे रंग लेकर आ रही हैं। कमिंग टू द मैच, यस डेफिनेटली कमिंग टू द मैच, कल मैच था पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद, और जैसे कि पूरी पाकिस्तान ने शायद राइटली प्रेडिक्ट किया था कि हैदराबाद ये मैच हार जाएगी, हैदराबाद ये मैच हार गई और हैदराबाद ये मैच एक वक्त में जीतने जा रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक स्कोर के यानी एक रन के ऊपर ये मैच अपना फाइनल डिसीजन मेक करेगा, लेकिन ऐसा हुआ। वेल, कल हु इज योर फेवरेट पर्सन फॉर यस्टरडेज मैच? इफ्तिखार अहमद। ओए ओए, सब कहते हैं ना कि भाई इफ्तिखार जो है वो ख़त्म हो गया है, इफ्तिखार इज़ एन ओल्डी ना, और लेकिन इफ्तिखार ने कहा कि ओल्डी एंड गोल्डी है, अभी हम जिंदा हैं। इफ्तिखार अहमद ने पहले तो 4 खिलाड़ी आउट किए, वो भी इन फॉर्म शर्जील को भी आउट कर दिया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद ये हुआ को आउट कर दिया। हाँ, और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जब वो बैटिंग करने आए इन अ वेरी क्रूशल स्टेज, तो उन्होंने मैच भी जितवा दिया। तो क्या ही ज़बरदस्त बात है। लेकिन वही बात के हैदराबाद किंग्समैन जो है वो हाथ को आया मुंह को ना लगा वाली बात है, और अब वो 4 मैच स्ट्रेट हार चुके हैं। उनका भरपूर साथ निभा रहे हैं पिंडीज़, जो कि इस मुश्किल वक्त में जो है वो बिल्कुल भी उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों टीमें 0-0 पॉइंट्स के बाद 4 मैचेस के बाद बिल्कुल नीचे से टॉप कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ्फार, और इसके साथ साथ सैयद मोहम्मद अवैस भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले दोनों को अस्सलाम वालेकुम। गफ्फार भाई, इफ्तिखार ने तो कल कमाल कर दिया है ना, बॉलिंग में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मैच भी फिनिश कर दिया है, क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? अस्सलामुअलैकुम जी, सबसे पहले आप सबको, और यकीनी तौर पर इफ्तिखार अहमद के नाम ये मैच रहा, और अच्छी कॉल थी पेशावर ज़ल्मी मैनेजमेंट की, जो कि पहले मैच में वो टीम का हिस्सा नहीं थे। लेकिन कराची की विकेट अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो मौजूद बहस रहेगी, चूँकि लाहौर में हमने 214, 225 भी चेज़ होते हुए देखे, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर 145 का जो टारगेट है वो भी बहुत ही जो है वो मुश्किल साबित हो गया था। और लेकिन इफ्तिखार अहमद ने पहले पावर प्ले में मास सदाकत, साइम अयूब जैसी विकेटें हासिल की, और जिस वक्त वो बैटिंग करने आए ज़ल्मी की टीम जो है वो मुश्किलात का शिकार हो चुकी थी। लेकिन यही होता है एक्सपीरियंस एक खिलाड़ी का फ़ायदा। सीजन परफॉर्मर है डोमेस्टिक के, बहुत रन्स किए हुए हैं, PSL का बहुत एक्सपीरियंस है, और आई थिंक ये ऐसा मैच था जो पेशावर और हैदराबाद दोनों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। चूँकि पेशावर अगर ये मैच हारता तो फिर उनके लिए भी यहाँ से जो है ना पोजीशन मुश्किल होती। तो ये इस टूर्नामेंट का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट था लास्ट ओवर, क्योंकि अगर हैदराबाद ये मैच जीतता और पेशावर मैच हारता तो ये एक तरह से बिल्कुल एक नया ट्विस्ट आता पॉइंट्स टेबल के अंदर। लेकिन जैसे आपने देखा हैदराबाद की टीम जब मैच हारे तो हुनैन भी, उनके कुछ खिलाड़ी बहुत ही मायूस दिखाई दिए, क्योंकि बहुत करीब आ गए थे, और इस विकेट के लिहाज से आखिरी ओवर में 14 रन बनाना इतना आसान नहीं था। लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू इफ्तिखार अहमद कि उन्होंने पहले बॉलिंग और फिर बैटिंग में जो है वो पेशावर ज़ल्मी की जो नैया है उसको पार लगाया। ठीक है, अवैस साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग, इट्स बिन अ व्हाइल एंड वेलकम बैक। अवैस भाई, कल जो है मुझे ये दुख है कि हैदराबाद जीत सकती थी, लेकिन मुझे ज़्यादा दुख है कि पेशावर कैसे जीती है कल का मैच। ये व्हाट वाज इट डूइंग?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, जब आप हैदराबाद की बात करते हैं किंग्समैन की, तो कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे, जो दो हाई वोल्टेज अपना टीम्स हाई हैवी वेट की टीम्स की बात करते हैं, जिसमें 5-4 अरब के करीब अपना पैसे लगे हुए हैं कलेक्टिवली। उन दोनों की परफॉर्मेंस आपके सामने। जब आप बेंच लाइनअप की बात करते हैं, प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन की बात करें, स्टिल वो कॉम्बिनेशन अभी तक जेल हो नहीं पा रहा। कल एक बड़ी अच्छी फाइट तो जरूर हैदराबाद ने की, और मेरी कल ख्वाहिश भी थी कि हैदराबाद जीते। कुछ अपना चेंजेस भी कल उन्होंने कोशिश की करने की, लेकिन एज सच कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आती। मसला ये है कि आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, साइम अयूब सबसे महंगे 3 प्लेयरों ने पिक किया, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो आपको याद हो कि पाकिस्तान टीम के लिए चाहे वर्ल्ड कप के अंदर हो, उनकी परफॉर्मेंस आज सच कोई इंप्रेसिव रही नहीं थी, लेकिन उनके साथ फिर भी उन्होंने कंटिन्यू किया, सबसे महंगा प्लेयर को पिक किया। आप कुशाल मेंडिस की बात करते हैं, कुशाल मेंडिस भी श्रीलंका से आउटडेटेड प्लेयर है, उनको कोई एज सच को फ्यूचर प्लान श्रीलंका का है नहीं कि उनको पिक करें। आप एक गो टू बॉलर्स की बात करते हैं, उनके पास एज सच कोई स्पिन के अंदर तिक्साना के खिलाफ कोई एज सच कोई गो टू बॉलर के पास मौजूद, जिस पे आप रिलाय करें कि वो मिडल ओवर्स के अंदर आके कोई ब्रेक थ्रू देगा, कोई चाइनामैन उनके पास मौजूद है, तो कोई चीज उनकी एज सच काम नहीं करी। मुझे एक चीज का चले मैं रिस्पेक्ट जरूर की डिसीजन को करता हूँ कि उन्होंने उन लड़कों को कंटिन्यू किया जो कि बहुत अरसे से उनके साथ अपना MCL डिवीजन 2 के अंदर खेल रहे हैं, उनके साथ कंटिन्यू किया। लेकिन जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट जो के पास है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट वो है जो उनके साथ कंसिस्टेंटली बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि MCL की डिवीजन 2 की टीम नहीं है, पाकिस्तान सुपर लीग है। यहाँ पर आपको वो प्लेयर्स चाहिए जो इन कंडीशंस के अंदर खास करके इन पिचेस के ऊपर परफॉर्म कर सके, क्योंकि आप 2-3 बड़े नामों के साथ, जैसे भी मैक्सवेल इनको 11 तारीख को ज्वाइन करें, तब तक आपका टूर्नामेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका हुआ है, क्योंकि एक मैच हारेंगे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। ओके ओके आप मैक्सवेल के ऊपर रख के तो पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। जब तक आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा, आप कभी भी एक टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। बॉलिंग यूनिट्स आपको टूर्नामेंट जितवाती है, बिल्कुल ठीक। बैटिंग आपको टूर्नामेंट नहीं जितवाती। आपके पास इतना अच्छा एक ऑप्शन जहांगीर बाहर बैठा हुआ है, जो लड़का USA के लिए खेलता है, जो पाकिस्तान 19 खेला हुआ है। मुझे समझ में नहीं आती कि जब साइम नहीं परफॉर्म कर रहा, ठीक है महंगा प्लेयर है, सारी चीजें आपके जेहन में होगा कि जी ऑलराउंडर है, कम से कम चले बॉलिंग में हमारी प्लस पॉइंट दे जाएगा। आपको मेन उसका जो आपको चाहिए टेंडेंसी उसकी बैटिंग में चाहिए, लेकिन वो तो आप अवैस भाई वो हम पाकिस्तान की नेशनल टीम में नहीं करवा पा रहे, तो वो फिर PSL में क्या कर लेगा। अगेन मैं आपसे बाबर की बात करना चाहूंगा, हम सुनना चाहेंगे बाबर की ने कल गुफ्तगू क्या कि फिर इस पर बात करते हैं। सुनाइए प्लीज बाबर का ये हुसीला रूप। अवैस भाई आपने कभी देखा बाबर को इतना गुस्से में? से मैं कल खुद हैरान था, क्योंकि बाबर भाई के साथ ऑब्वियसली मैंने उनकी टीम में भी काम तो नहीं किया, लेकिन जितना उनको देखा हुआ है आज तक मैंने इतना एग्रेसिव उनको देखा नहीं था। क्योंकि डेफिनेटली मैंने कहा ना कि तकलीफ तो होती है, उनका राइट भी बनता है कि वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर प्लेयर की बात करूं वो भी अपने राइट पे है। मसला ये होता है कि शायद टाइमिंग गलत थी, क्योंकि वो जो हीट ऑफ द मोमेंट है वो कहीं ना कहीं निकलती है। आपकी परफॉर्मेंस होती है, बाबर क्योंकि इस PSL के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कल भी आपको पता उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पेशावर जल्मी पे, आपको याद हो। हाँ यहाँ पे नाउ द क्वेश्चन इज कि जब बाबर आउट हुए 30 पे 30 गालिबन चाहिए थे, 114 के 16 पे 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। उनका अपना स्कोर बहुत अच्छा था 43 एंड स्पेशली ऑन अ विकेट जहाँ पे मुश्किल है, तो यू डोंट लीव इट फॉर द न्यू कमर्स। तो ये क्रिटिसिज्म कल के मैच के लिए कितनी हद तक ठीक है कि बाबर शुड हैव फिनिश्ड? लेकिन जो आपने बात की बड़ी एक अच्छी बात की। देखिए, अगर आप कल के मैच की बाबर की बात करें, तो सीनियर प्लेयर की बात कर रहा हूँ, आई गेस जब उनको 30 रन शायद पेशावर ज़ल्मी को चाहिए थे, उस वक्त बाबर आजम को विकेट पे खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। मैं अगर ज़ल्मी की बात करूँ, आई नो दे परफॉर्म रियली वेल, उनकी इस टूर्नामेंट की बात करें अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर रियलिटी चेक पे आप आ जाएं, तो मैं आज ही फील करता हूँ कि अगर ज़ल्मी के ऊपर प्रेशर आया, टॉप ऑर्डर के ऊपर अगर वो परफॉर्म ना किया, तो मिडिल ऑर्डर क्या उसको सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि इतने ज्यादा मैचेस ज़ल्मी ने भी नहीं खेले। आपको पता है बहुत लंबे गैप के बाद ज़ल्मी का मैच कल हुआ है। इफ्तिखार को आप लेके एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं आज भी फील करता हूँ, मुझसे बहुत से लोग शायद डिसएग्री करें, आपका बहुत बड़ा एक ब्लंडर था इफ्तिखार को T20 वर्ल्ड कप में ड्रॉप करना। वो भाई एसेट एक प्लेयर है आपका, उसने कल भी बॉलिंग में दिखा दिया, बैटिंग में भी उसने कल जाके आखिरी जो लम्हात थे उसके अंदर जाके उसने छक्का मार के तो उसने पूरा मैच पलट दिया था आपका, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर आपके पास मौजूद है। कल अच्छी आपने एक ऑप्शन यहाँ पर रखी है। मसला ये, अगर आप इन दोनों टीम्स की कंपैरिजन की बात करें, तो इनके पास एसेट मौजूद है। वो बेंच लाइनअप पे भी आप देखें, कल नहीद राना को वो टीम के अंदर लेके, इफ्तिखार को भी लेके आए। किंग्समैन की बात करें, वो हमेशा कहते हैं ना हम कि जब तक आपका बेंच लाइनअप स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग नहीं होगी। आपके पास बेंच मौजूद नहीं है, आप किसको रिप्लेस करेंगे? ये सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ है। पिंडी की वेरस टीम की आप बात करें, पिंडी में मसला ये है कि इतने बड़े दिमाग अंदर बैठे हुए हैं डगआउट्स के अंदर,
शायद वो जो बड़े दिमाग है ना, जब इतने ज्यादा दिमाग बैठ गए ना बड़े, तो समझ में नहीं आती कि डिसीजन मेकिंग When पावर everybody is a scholar, then फिर किसी आउटकम तक आना मुश्किल ही होता है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अवैस भाई। गफ़ार भाई, ये कहा जा रहा है कि कराची की जो पिच है 160 से 180 की हो गई, इससे आगे इस पर यहाँ रन बनने नहीं जा रहे हैं। कल हमने दोनों ही टीमों को विद द बैट स्ट्रगल करते हुए देखा, तो आपको लगता है कि इस तरह की विकेट होनी भी चाहिए थी और हैदराबाद ने बहुत ही बुरी बैटिंग की? व्हाट हैपेंड देयर? जो विकेट का अब तक अंदाज़ा हुआ है वो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि ये विकेट बैटिंग के लिए इतनी आसान नहीं है, लेकिन अभी दो टीमों ने सिर्फ आकर जो है यहाँ बैटिंग की है। यानी कि पहले हैदराबाद ने जो पहली स्ट्रगल कर रहे थे और पेशावर एक लंबे ब्रेक के बाद खेले हैं जी। और मुझे ऐसे लगता है कि हमें कल, यानी आज, मैं अब आज की बात करूँगा क्योंकि आज शुरू हो गया, आज जो हमारे डबल हेडर्स हैं उसमें हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि ज़ल्मी तो चले अपना एक और मैच खेलेगी, पर बाकी तीन टीमें भी जो है ना हमें खेलते हुए दिखाई देंगी। लेकिन जो मैं खुद मौजूद था स्टेडियम में और मैंने ख़ासतौर पर पहली इनिंग्स पूरी बैठ कर देखी स्टेडियम में, और मुझे ऐसे लग रहा था कि स्पिनर्स का रोल इस विकेट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और पावर प्ले के अंदर जिस तरह इफ्तिखार अहमद को यूटिलाइज़ किया, और शायद ये वो विकेट नहीं है जहाँ पर आप पावर प्ले में बिल्कुल ऑल आउट अटैक पे जाएंगे। जैसे आपने मास की शॉट देखी, उस्मान खान को देखा, आपने साइम अयूब को देखा, तो किसी एक को यहाँ पर, जैसे बाबर ने पेशावर ज़ल्मी के लिए रोल प्ले किया कि उन्होंने लंबा खेले, उनके साथ जो है वो पार्टनरशिप छोटी छोटी बनती गई। गो के पेशावर ज़ल्मी मैनेजमेंट भी ज़रूर इस बारे में बात कर रही होगी कि जो आखिर में 3 ओवर थे वहाँ इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली पेशावर ज़ल्मी ने, और ये मैच उनके हाथ से तकरीबन निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इफ्ती मैनिया ने जो है वो फिर उनको आकर इफ्ती मैनिया ने इसीलिए बचा पाए ना गफ्फार भाई, क्योंकि बाबर, जो हम गफ्फार अवैस भाई से भी बात कर रहे थे, कि आप भी ये समझते हैं कि रन्स किए बाबर ने, ठीक है, बट वो मैच नहीं उन्हें वो फिनिश कर पाए, ही शुड हैव डन बेटर। देखिए 37 बॉल पे 43 रन्स हैं उस मैच में, जहां पर अगर आप देखें तो हैदराबाद की टीम भी 145 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन भी जो है वो लड़खड़ा गई थी मिडल ऑर्डर में। आइडियली एक बड़ा प्लेयर जो है जब वो रन्स करता है तो उसको मैच फिनिश करना चाहिए, लेकिन चलिए अभी इस अर्ली पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट बाबर आजम को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो इस तरह के मैचेस को जो है वो फिनिश करें। उनका जो एक कहते हैं ना क्रिटिसिज्म उन पर होता है वो थोड़ा दूर होगा, लेकिन डोंट फॉरगेट कि इस विकेट पर जिस तरह की उनकी इनिंग थी उसने ज़ल्मी को शुरू में भी संभाल के रखा ईजिली। अगर यहाँ पावर प्ले में 2-3 विकेटें गिरती तो आप देखते कि यहाँ पर रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। सो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ बात जाएगी। उनकी इनिंग भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उससे उनको पेशावर ज़ल्मी को एक लंबा खेलने का मौका मिला और एक प्लेटफॉर्म बन गया था कि उनके ऑलराउंडर्स आकर करें, और आई एम श्योर कि आमिर जमाल इससे बेहतर कर सकते थे। इफ्तिखार ने तो रोल निभाया, लेकिन अब्दुल समद को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। मैं इस चीज़ का बड़ा एडवोकेट हूँ कि क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है, और चाहे जीत हो या हार हो, किसी एक को सिंगल आउट करना ज़रा थोड़ी सी जो है ना मुझे लगता है कि हार्श हो जाता है। बट आई स्टिल बिलीव के बाबर आजम से एक्सपेक्टेशन यही होती हैं कि वो मैच को फिनिश भी करें। ठीक कह रहे हैं आप अवैस भाई। मैं एक तो पिच पर बात करना चाह रही हूँ, कराची की पिच की। जब लाहौर की पिच होती है, छक्के चौके लग रहे होते हैं तो हम अफसुर्दा होते हैं कि यार बॉलर्स के लिए आपने क्या रखा हुआ है। फिर आती है कराची जैसी पिच तो हम कहते हैं यार T20 में हम ये देखने आते हैं, हमें तो छक्के चौके देखने होते हैं। तो ये हमारा गिला दोनों तरफ रहता है। हाउ डू यू फील कराची की पिच कैसी है? अभी गफ़ार भाई ने आमिर जमाल का जिक्र किया, इतना हम रूट करते हैं आमिर जमाल के लिए कि भाई इसको टीम में डालो, फिर ही डज दिस। देखिए कराची की कल भी स्क्वायर की विकेट, क्योंकि स्क्वायर की अगर विकेट की आप ट्रेडिशनल, वैसे अगर कराची की विकेट की आप बात करें तो जो नॉर्मली वहाँ पर T20 PSL की बात करें तो 173-180 के करीब जो उनका स्कोर बड़ा एक अच्छा रहा है। टीम ज़्यादातर चेस करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा मैचेस जीती हैं एज कम्पेयर टू पहले बैटिंग करते हुए। मैं PSL की बस वो ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस वक्त आप बात करते हैं, कल मैं देख रहा था स्क्वायर जो सा कराची का वो बड़ा एक स्लो नजर आपको आ रहा था कि वहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट करें। कल मैच में भी आपने देखा कि स्पिन को ज्यादा फोकस दी गई थी कि स्पिनर्स आके बीच में अंदर आके ब्रेक थ्रूज लें। लेकिन कराची की विकेट की स्पेसिफिकली बात करें, वहां पर वो स्पिनर्स ज्यादा आपको कामयाब नजर आते हैं। आज ये गफ्फार वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अभी आपको पता है कि इस वक्त 2 के करीब I would have loved to talk about कराची की पिच को छोड़ के कराची का क्राउड क्या है इनसाइट इस हवाले से, बट चलें कमिंग टू गफ्फार भाई द लास्ट थिंग इज जो हमने बात भी की, हैदराबाद के लिए टूर्नामेंट के अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्या चांसेस हैं उनके? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। अगर आप देखें तो
अब जब मैच हारे हैं तो आपने एक्सप्रेशन देखे होंगे उनके सारे खिलाड़ियों के कि 3 मैच हारने के बाद चौथे मैच में उनको बहुत क्लोज आने का, मैच के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो बात बन गई थी। 3 गेंदों पे 8 रन थे, वो छक्का ना लगता तो सिचुएशन जो है ना बिल्कुल डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छी नहीं खेली है टूर्नामेंट में अब तक। ठीक है, अगर आप देखें तो इस मैच में भी पावर प्ले में आप एक नए वेन्यू पर बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम लेने की ज़रूरत थी। मास बहुत अटैकिंग खेलते हैं, साइम बहुत अटैकिंग खेलते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अब साइम अयूब की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अरसा हो गया कि हमने उनको कंसिस्टेंटली खेलते हुए देखा हो। तो उनका जो एक फॉर्म है वो पाकिस्तान के लिए वरी है। अब यहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। और हैदराबाद और रावलपिंडी, मुझे तो ऐसे लग रहा है फ़िलहाल अब उस मैच का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बंदे ने बड़ी अच्छी सोशल मीडिया पोस्ट की हुई थी कि जब इनका मैच होगा ना तो चलो इन दोनों में से कोई एक तो उस दिन जीत ही जाएगा। तो अब इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। तो लेकिन हैदराबाद ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। और मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो अब्दुल गफ्फार भाई ये कह रही हूँ कि सूरत हाल अब अच्छी हो गई। अगर क्राउड को अलाउ कर दे तो हो सकता है इनके मोराल को क्राउड ही लिफ्ट कर सके, बिल्ड कर सके और ये कोई एक आध मैच जीत जाए। क्या इनसाइट आ रही है क्राउड के लिए? मैच में मौजूद था मैं, वहाँ पर कुछ लोगों से हमारी बात हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम जो ऑफिशियल्स हैं वो भी आए हुए थे और हमारी कुछ खबरें तलाश करने की जो एक आदत है उसमें रहे। इमीडिएटली मुझे तो कोई ऐसी हिंट नहीं मिली कि इमीडिएटली ऐसा कुछ हो जाएगा। मे बी के सिचुएशन 3-4 दिन में वाजे हो। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, लेकिन शायद फ्राइडे के बाद चीज़ें जो है वो हमें मतलब कि अब ये जो हफ्ता गुजरेगा उसके बाद शायद और चीज़ें वाजे हो जाएंगी और उसके ऊपर मुझे लगता है क्राउड के आने का। लेकिन अभी तक अगर आप मुझसे ये पूछेंगे शायद अगले 4-5 दिनों में या शायद कराची लेग में क्या क्राउड आने के इम्कानात रोशन हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शायद अगर कहानी हुई भी तो वो चले ठीक है गफ्फार भाई, तो क्राउड जो है कराची में उसका कम से कम चांद नज़र फिलहाल नहीं आ रहा है, बट वी रियली होप कि ऐसा हो जाए। वेल एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान की जो ख़वातीन है स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और आगे बढ़ती चली जा रही हैं। स्क्वाश के मैदान में नई नस्ल एक बार फिर से मुल्क का नाम रोशन कर रही है और एक नया बेंचमार्क वन मोर टाइम सेट कर रही है। उभरती हुई स्टार मानूर अली ने एशियन जूनियर स्क्वाश सुपर सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी दिखाई है, गोल्ड हासिल किया है, अपना 28वां इंटरनेशनल गोल्ड है उनका। और कुआलालंपुर में खेले गए फाइनल में महानूर ने मेज़बान मलेशिया की खिलाड़ी थी जिनको सख्त मुकाबले के बाद 3-1 से शिकस्त दी है। एब्सोल्युटली। और दिलचस्प बात जो है वो ये भी है कि 28 गोल्ड मेडल्स, ये कामयाबी सिर्फ ऑब्वियसली एक खिलाड़ी की नहीं है बल्कि उनकी बहन सैरिश अली ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और महविश जो है टॉप 8 तक रसाई हासिल करके पाकिस्तान की इज्तिमाई कारकर्दगी को मजबूत बनाया है। सो पाकिस्तान में स्क्वाश का जो बीकन है उसको लेके चल रही हैं अली सिस्टर्स और आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम वेलकम करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम और कॉन्ग्रेचुलेशंस एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक मानूर और सैरिश। गोल्ड जीत रही हैं, ब्रॉन्ज जीत रही हैं। आप लोग जो है वो किसी और को जीतने देते हैं कुछ जब किसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और बस हम मेहनत करते हैं तो इस वजह से हमें कामयाबी मिलती है। लेकिन हम बहुत खुश है कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का जो है तो फ़ख्र है और हम लोग जो है तो इतने टाइटल्स आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल कंट्रीज में। राइट। सैरिश मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली हर इवेंट में जाना अपनी पुरानी जीत को लेकर जब जाते हैं तो प्रेशर ऐड हो जाता है, आपको पिछले से ज़्यादा बेटर करना होता है और आपको ये प्रूव करना होता है अपने आप को बेसिकली कि अब आप एक लेवल अप हुए हैं। हर टूर्नामेंट हर जीत के बाद कितना मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हर एक टूर्नामेंट के लिए डिफरेंट प्रिपरेशंस करते हैं और इस टूर्नामेंट के लिए भी हमने पूरा 1 महीना प्रैक्टिस की थी, फिटनेस की थी। और इससे पहले जर्मन जूनियर खेला था तो उसमें भी मैंने फाइनल खेला था। सो इस टूर्नामेंट में एशिया में हमने बहुत टाइम बाद खेला क्योंकि हम लोग यूरोप में ज़्यादा खेल रहे थे, तो इतना वो माइंड में नहीं था क्योंकि हमने इससे पहले जो एशियन जूनियर खेला था वही हमें याद था। तो हमें एशिया की लड़कियों से भी दोबारा अपनी रैंक अप करनी थी। सो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था लेकिन मैंने अपने मैचेस बहुत ज़्यादा अच्छे खेले और मैंने क्वार्टर में एशिया नंबर 1 को हराया, तो मैं उस पर काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ। एशिया नंबर 1 किस नेशनैलिटी की थी?
चाइना से थी युआन जिन, और उससे मैंने 3-1 जीती हूँ। राइट जबरदस्त। राइट। अच्छा, एट द सेम टाइम सैरिश, मैंने ये भी महसूस किया है कि पाकिस्तान में अब ओवरऑल आपको स्क्वाश के कोर्ट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान बहुत सारे टूर्नामेंट्स होस्ट कर रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ का रुख करते हैं। जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, क्या उनसे बातचीत होती है? क्या उससे आपके गेम को बेहतर करने में, कॉन्फिडेंस में बेहतरी आती है? और ये कितना अच्छा है पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए? हम तो काफ़ी खुश हैं कि पाकिस्तान में पीएसए के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, और ज़्यादातर मतलब ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होस्ट हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का भी काफ़ी नाम बन रहा है, क्योंकि हमारे भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और जितने हमारे प्लेयर्स अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं और जितनी टूर्नामेंट ज़्यादा होते हैं, तो उतना हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि हम लोग आगे रहते हैं, और पाकिस्तान में भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। क्योंकि वैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में हमेशा 10 to 8 टूर्नामेंट्स तो होते ही रहते हैं, गोल्ड से सिल्वर से लेकर फिर पीएसए। पाकिस्तान में बहुत कम टूर्नामेंट्स मैंने देखे हैं जो फर्स्ट ईयर था, काफी हम लोग उस पे कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप हुआ था। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह और भी टूर्नामेंट्स होते रहे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो। ओके मानूर, मुझे ये बताइए कि हमें पता है कि आपके कोच आपके वालिद ही हैं। क्या ऐसा वक्त आया है कि वालिद साहब ने खुद कहा कि भाई मैं अब यहाँ तक ले आया हूँ आपको, चलें अब ज़रा टाइम आ गया है कि इंटरनेशनल कोचिंग की तरफ भी जाया जाए, या फिर आप लोग उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं और वो आपकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? आई थिंक एक लेवल आता है जिसपे आपको फिर इंटरनेशनल कोचिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन फिलहाल हम अपनी जितनी मिस्टेक्स हैं हम सब मिल के बैठ के डिस्कस करते हैं, और पापा जो भी होते हैं उनको गाइड करते हैं कि इस तरह से हमारी इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। लेकिन आपने ठीक है, एक जब आपका अंडर 19 आई थिंक जब आप उससे बाहर हो जाएं और आप जब पीएसए करें, तो फिर आपको राइट। थैंक यू सो मच सैरिश, थैंक यू सो मच महानूर। इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू ऑन द शो, और भी ज़्यादा अच्छा विश करते हैं आने वाले टूर्नामेंट्स के आपके लिए। इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, अपने लिए नए रिकॉर्ड्स बनाते रहें। बड़ी देर कर देता हूँ। ये सबने ही सुना होगा, और ये किसका शेर है? ये उसका शेर है जिसने उर्दू शायरी को नए असलूब में ढाला। हम बात कर रहे हैं नन अदर देन मुनीर नियाज़ी की, जिनका एक और शेर ये भी है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। उर्दू अदब के मुनफरिद और गहरे एहसासात के शायर मुनीर नियाज़ी का आज यौम पैदाइश है। 9 अप्रैल 1928 को होशियारपुर में जन्म लेने वाले मुनीर नियाज़ी ने हिजरत के बाद लाहौर को अपना मस्कन बनाया, और यही शहर फिर उनकी तख्लीकी शनाख्त का मरकज़ बन गया। उनकी कुछ यादें ताज़ा करते हैं जनाब। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी कल। रिमेंबर, कल इज़ द ऑल इम्पॉर्टेंट डे इस्लामाबाद अकॉर्ड के, जब दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान की दारुल हुकूमत पे होंगी कि किस तरीके से इस 2 हफ्ते सीज़फायर को एक मुस्तकिल और देरपा अमन की जानिब ले जाया जाए। दुआ ही कर सकते हैं, दुआ करते रहिए। कल आपसे मुलाकात होगी। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।